जी मैं इस वक्त क्वेटा के कंधारी बाज़ार में मौजूद हूँ और आज हम बात करेंगे क्वेटा में पैसों के हवाला और हुंडी के कारोबार के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये जुर्म काफ़ी हद तक इस क्वेटा की गलियों में बढ़ता जा रहा है, जिस पर मुतादिद बार FIA के छापे भी देखे गए, केसेस भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये कारोबार यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि FIA हुकाम की जानिब से छापों के बाद यहाँ पे बज़ाहिर रश कम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी ये केसेस हो रहे हैं। हवाला और हुंडी का कारोबार जारी है। इस हवाले से जो कानून नाफिज करने इदारों का कहना है कि कई जगह उन्हें ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि जो टेररिज्म हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उस हवाले से भी जो फंडिंग का सिलसिला है वो हवाला और हुंडी के ज़रिए पैसों की तकसीम होता है। इसलिए इसे सख्त गिरफ्त में लिया जा रहा है ताकि इसका खात्मा किया जा सके। आज अगर बात की जाए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, हवाला और हुंडी के हवाले से, तो अब गुज़रते वक्त के साथ माजी में ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सिर्फ FIA के कंधों पर थी कि FIA हुकाम इस तमाम सूरत हाल को देखेंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जदीदियत को मद्देनज़र रखते हुए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसे CTD कहा जाता है, उसको भी ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि CTD हुकाम भी, क्योंकि ये जो हवाला हुंडी का पैसा है वो टेरर फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल होता है, तो इस हवाले से ये ज़िम्मेदारियाँ उनके कानों पर भी आई हैं कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकें। इस हवाले से हम आज DIG CTD से बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे इस हवाले से वो बलूचिस्तान में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जी आइए चलते हैं उन तक। सर, माह अप्रैल के दौरान सूबे भर में कितने IBOs किए गए हैं और उसका क्या रिज़ल्ट रहा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो माह अप्रैल के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर जो CTD बलूचिस्तान ने IBOs किए, वो टोटल IBOs 166 हैं, जिसमें 11 लोग मारे गए TTP के और दाइश के, और 18 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अरेस्ट हुए इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिस पे केसेस चल रहे हैं। सर, एक चीज़ें जो हम देखते हैं साइड टेररिज्म के ग्राउंड पे बताया जाता है कि टेरर फाइनेंसिंग है। CTD को ये मैंडेट भी दिया गया है कि जो हवाला हुंडी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, उसमें क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? दो चीज़ें देखें, हवाला हुंडी और टेररिज्म फाइनेंसिंग लाजमी नहीं है हवाला हुंडी से जो भी पैसा जा रहा हो टेररिज्म फाइनेंसिंग पे ही यूज़ हो रहा हो। टेररिज्म फाइनेंसिंग पे जो चीज़ यूज़ हो रही है जिस तरीके से, उस पर जो भी इंसिडेंट होता है तो ज़ाहिरी बात है उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंसेस के बगैर वो इंसिडेंट नहीं होता, तो उसकी पैरेलल टेररिस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो हम करते हैं, और जो कानून हमें जिस तरह से इजाज़त देता है, जो रूल्स ऑफ द सेक्शंस एंड रूल्स हैं ATA के या डिफरेंट, उस पर हम काम करते हैं। हवाला हुंडी के थ्रू भी जाता है, एट टाइम्स बैंकिंग चैनल्स भी यूज़ होते हैं, एट टाइम्स हम जिसको मनी वैल्यू ट्रांसफ़र सर्विसेज कहते हैं, MVTS, उसकी लीगल MVTS, उसके थ्रू भी पैसा जा रहा होता है, आ रहा होता है, उन सब चीज़ों पे काम होता है। और जो हमारे हैं इजी पैसा या जैज़ कैश, इजी टू यूज़ हैं, उस पे भी उन पे भी हमारा एक्शन, ये चीज़ें केसेस रजिस्टर होते हैं और केसेस लेके चलते हैं। CTD को टेररिज्म जहाँ पर है, टेररिज्म फाइनेंसिंग के बगैर वो हो नहीं सकता, तो फाइनेंसिंग TF का जो है उस पर प्रॉपरली एक हमारे पास बच्चों को हमने जो हमारे हैं उनको ट्रेन भी करवाया है, उस पर यूनिट्स भी बना हुआ है, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यूनिट। डिफरेंट जो IOs हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं और उनको उसी हिसाब से लेके चलते हैं। बट येट आई वुड से कि ये वाइट कॉलर क्राइम, इसको इट टेक्स टाइम, इसको मनी ट्रेल को लेके चलना, सब चीज़ों को प्रूव करना, कोर्ट में लेकर आना, तो इट टेक्स लिटिल टाइम। इसमें बहुत सारी लेयरिंग शामिल होती है, लेयर्स शामिल होती हैं। FIA भी इस पे काम कर रही है, CTD भी इस पे काम कर रही है। जी मैं इस वक्त क्वेटा के करेंसी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ जो मनी एक्सचेंजर हैं उनसे मैं बात करने आया। उनका कहना है कि यहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल है और वो अभी कई महीनों से कारोबार भी उनका नहीं है। जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान हिकमतुल्लाह। आप ये बताएं कि करेंसी के कारोबार की क्या सिचुएशन है और आप क्या कारोबार करते हैं? मैं खुद स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। मैं इनके साथ काम करता हूँ, अपने भाइयों के साथ काम करता हूँ। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि न बिज़नेस है न कुछ है। पहले माजर के जो बात आ रही थी ना कमिश्नर के हवाले से, जो कमिश्नर ने जो बात कर रहा था माजरिंग के हवाले से,
उससे पहले सिचुएशन थोड़ा सही था। जब माजरीन की बात आई थोड़ा सिचुएशन और बिगड़ गया, और जब पार्किंग ब्लॉक हुआ, पार्किंग ट्रैफिक का प्रॉब्लम आया, उसका सिलसिला आया, फिर उसके बाद और बिगड़ गया हमारा बिज़नेस। अब कुछ भी नहीं है, कभी कभार बस सिर्फ सालन का मिलता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पास जो आप मनी एक्सचेंज का काम करते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि क्या एक्सचेंज का कारोबार है और कैसे करते हैं। जी, हम जो भी बाहर मुल्क से आते हैं ना, या अब्रोड से आते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से आते हैं, हम जो भी मतलब करेंसी लाते हैं, या कोई इटली से आया, यूरो लाया, जो भी लाया ना, हम वो ला के वो चेंज करते हैं। जब वो लाता है हम वो चेंज करते हैं, हम पाकिस्तानी देते हैं यूरो के ज़रिए। जब वो यूरो देते हैं हम PKR देते हैं। या कोई और स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हो, अब्रोड जा रहा हो स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने के लिए, वो अगर उससे जो भी करेंसी ज़रूरत हम उससे देते हैं, फराम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बस यही है। अच्छा, आप ये बताएं कि हिम्मतुल्लाह, लोगों की बातें ये हैं कि यहाँ से हवाला और हुंडी का भी कारोबार होता है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? ये होता है, अक्सर यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, सिर्फ एक्सचेंजिंग लिखा हो, बुखारी एक्सचेंज मनी चेंजर। हम सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं। मतलब आपने PKR दिया, आपको डॉलर चाहिए, हम आपको डॉलर देते हैं PKR के ज़रिए। अगर आपको PKR चाहिए, हम आपको डॉलर दे देते हैं। इस तरह होता है, मतलब सिर्फ मनी एक्सचेंजिंग होता है और कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। जी, इस मनी एक्सचेंज के कारोबार में शरीक लोगों का कहना है कि वो जो बेशतर लोग यहाँ पर बैठे हैं वो स्टेट बैंक है उसके लाइसेंस याफ्ता हैं। यहाँ पे इक्का दुक्का कहीं छुप छुपा के कोई हवाला हुंडी का कारोबार होता होगा, लेकिन काफ़ी अरसे से वो भी ऐसा देखने में नहीं आ रहा। लेकिन बाज़गश्त इसकी ज़रूर सुनाई दे रही है। इस हवाले से उनका कहना है कि बाज़ाब्ता उनकी तंजीम है और तंजीम तमाम मामले का चेक एंड बैलेंस रखे हुए है। जी, मैं इस वक्त क्वेटा के शारा इकबाल पे मौजूद जो करेंसी मार्केट हूँ वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो करेंसी के कारोबार से, एक्सचेंज के कारोबार से वाबस्ता यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई है। इस वक्त भी एक नौजवान नसीर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कारोबार की क्या सूरत हाल है। नसीर, बताएँ कि कारोबार की क्या सूरत हाल है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर तो कारोबार का मुश्किलात है। कभी 1000 रुपये, कभी 1500 रुपये लोग कमाते थे। अभी एफआई की वजह से कारोबार सारा ठप हो गया, क्योंकि इसी वजह से एफआई का दिन में 5 दफ़ा 3 दफ़ा छापे मारते, तो इसी वजह से हमारा कारोबार ठप हो गया। एफआई आप पे क्यों छापे मारती है? क्या आप लोग कोई गैर कानूनी काम करते हैं? गैर कानूनी काम नहीं है भाईजान। यहाँ पर तो गरीब लोग हैं, कभी 1000 कभी 1500 रुपये कमाते, वो भी अभी ख़त्म हो गया, इसी वजह से छापे मारते। तो आप हुकूमत से या एफआईए हुकाम से क्या दरख्वास्त करेंगे? हम हुकूमत से और एफआई वाला से ये दरख्वास्त करते कि आप हमारे साथ थोड़ा गुजारा करो, और यहाँ पर इतना बड़ा आदमी नहीं है जो 50,000 30,000 रुपये कमाई करता है। यहाँ पर सारा गरीब है। जी, अगर हवाला और हुंडी की बात की जाए तो एफआईए के वर्जन के बगैर ये तमाम सूरत हाल नामुकम्मल नज़र आती है। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि मुतादिद केस किए गए और बदस्तूर हर साल इसमें केसेस किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एफआईए के डिप्टी डायरेक्टर एजाज़ अहमद खान साहब से। हम उनसे जानते हैं कि इस साल में कितने केसेस हुए, कितने लोगों को पकड़ा गया, किस वॉल्यूम का जो इस तमाम सूरत हाल में उन्होंने केसेस जो है वो बनाए हैं, उनसे जानते हैं। जी एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बताएं कि इस साल जो है हवाला हुंडी के हवाले से कितने केसेस किए गए हैं, कितने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और ओवरऑल क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में? थैंक यू जी। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एफआईए बलूचिस्तान जोन का हमेशा से हुंडी पे बड़ा फोकस है, और हमने इस साल जो है वो तकरीबन जो हमने रेड किए हैं वो तकरीबन 67 हैं, और इसमें से हमने 22 बंदे जो हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं जो उनके मेन बंदे थे, और 13 हमने इस पे जो है वो एफआईआर काटी हैं, और इसमें जो है काफ़ी करेंसी भी हमने जो है वो इनसे रिकवर की है। तो इसमें थोड़ा सा हमारे लॉ का जो है वो थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट की ये ज़रूरत है। उस अमेंडमेंट में जो कि हमने ये कंसर्न क्वार्टर को हमने भेजी है, अगर वो आ जाती है उसमें चेंजिंग, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कैंपेन में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बेहतरी आ जाएगी। सर, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक
ईयरली कितना हवाला हुंडी का पैसा जो है वो आगे पीछे किया जाता है, और उसके अलावा इसकी बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? वॉल्यूम का बताना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो लीगल एक्सचेंज हैं वो दो हैं, एक डीडी एक्सचेंज है और एक पाकिस्तान एक्सचेंज है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई लीगल जो एक्सचेंज पॉइंट्स हैं वो इधर नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको वाकई जो है वो पैसे एक्सचेंज करने में या पैसे आम तौर पे इधर उधर के में भेजने में उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैं इसमें ये ऐड करूँगा जी कि ज़्यादातर जो है ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है जो कि फ़ॉरेन करेंसी जो है एक्सचेंज में इनको जो है वो छूट दी जाए, इनको जो है वो अलाउ किया जाए, जो कि मेरे ख़्याल में इन्होंने अभी किया भी है, लेकिन जनरल पब्लिक को शायद इसका इतना अंदाज़ा नहीं। एक तो ये उस पे हो। दूसरा जो है कि जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, जो एलसीज़ का जो ये प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा जो है वो उस प्रोसीजर को आसान बनाया जाए, ताकि अगर कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए आसानी हो कि जी वो मतलब उसके रास्ते में कोई ऐसी कोई ये रुकावट पैदा ना हो। जी, इस हवाले से एफआई हुकाम का कहना है कि अगर एलसी सिस्टम में जो प्रोसीजर है उसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए बेहतर किया जाए और बैंकिंग चैनल जो है उसमें जो मराहत दी गई हैं एक आम सारिफ को उसकी बेहतर अंदाज में तशहीर और आगाही दी जाए, तो इस हवाला और हुंडी के तमाम सिस्टम की जो हौसला शिकनी है वो देखने में आएगी और लोग बाज़ाब्ता एक जो ओरिजिनल चैनल है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके थ्रू अपनी रकम की ट्रांसफ़र और वहाँ से मुंतकली के हवाले से इक़दाम कर पाएंगे। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी परेशान हाल दिखाई देते हैं। कानून नाफज करने वाले इदारे इनकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ये माफिया ऐसा है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन ये वारदात ना करते हो। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में कोई भी एरिया ऐसा महफूज ना है जिस जगह शहरी कह सकें कि हमारा मोटरसाइकिल यहाँ पर महफूज है। ये मोटरसाइकिल के लॉक को चंद सेकंड के अंदर तोड़ते हैं और फिर मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हो, तहसील कचहरी हो, बैंक हो, तलीमी इदारे हो, बाज़ औक़ात तो थाने के बाहर से भी मोटरसाइकिल चोरी कर लिया जाता है। पिछले कुछ अरसे के दौरान 3000 के करीब शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हो, आदमी चंद मिनट के बाद जब बाहर आता है तो उसकी मोटरसाइकिल चोर चोरी करके ले जाते हैं। इन मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। ताहम कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं वो भी इनकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन इस माफिया ये इतना मुनज़्ज़म गिरोह है कि ये कुछ अरसे के लिए वारदातें रोक देता है जब पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये फिर दोबारा अपनी सरगर्मियों को शुरू कर देता है। इस बारे में हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि मोटरसाइकिल चोरी किसी न किसी जगह से ना हुआ हो। इस बारे में हमने पुलिस के रिकॉर्ड से चेक किया तो रोज़ाना की तादाद में पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्तें मसूल हो रही है। इस वक्त मैं थाना सिटी कमालिया में मौजूद हूँ। इसके साथ ही एएसपी कमालिया का ऑफिस है। अभी उनके पास चलते हैं और इस बारे में उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। इस केस के हवाला से मैं ऐसे अफराद के साथ मौजूद हूँ जिनकी कुछ अरसा कबल मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। आज थाना सिटी कमालिया में SHO सिटी कमालिया अली उमर की जानिब से इनकी बरामद की जाने वाली मोटरसाइकिलें इनके हवाले की जा रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है और इनसे पूछते हैं कि इनकी मोटरसाइकिलें कब चोरी हुई थी। जी सर, बताइएगा आपकी मोटरसाइकिल कब चोरी हुई थी और अभी आपको मिल गई है मोटरसाइकिल? जब मेरी मोटरसाइकिल चोरी उसके फ़ौरन बाद मैंने FIR करवाई। कब चोरी हुई थी? वो मुझे डेट नहीं याद।
एक माह एक तकरीबन ईद के 2-3 दिन बाद चोरी हुई, छोटी ईद के बाद। तो अभी इन्होंने मुझे कॉल किया और वो मेरी मोटरसाइकिल मिल गई है। अभी आपको मिल चुकी है? हाँ जी, इधर है। आपकी मोटरसाइकिल कब चोरी हुई? 22 मार्च को चोरी हुई थी और ये FIR हो गई थी। अली साहब ने आज फ़ोन किया भी आकर ले जाएं, आपकी मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। इस वक्त मैं इस केस के हवाला से ASP हाफिज मुआज़्ज़ रहमान के साहब के साथ मौजूद हूँ। कुछ अर्सा कबल ही इनकी तैनाती हुई तो DPO टोबा टेक्सिंग इबादत नसार की जानिब से मोटरसाइकिल चोरी के सिलसिला में इन्हें एक खुसूसी टास्क दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने उस गिरोह के कुछ अरकान को गिरफ्तार किया। आइए इनसे जानते हैं कि ये अरकान किन किन इलाकों में वारदातें करते थे और मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद वो कहाँ फरोख्त करते थे। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अमजद। सबसे पहले तो कुछ इंडिविजुअल्स थे हमारे लोकल ही जो कमालिया के रहने वाले, जिसमें से एक लड़का है आसिफ वल्द ग़ुलाम फरीद जो कमालिया का रहने वाला है, और उसने इधर से वो मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर जाके उसके पार्ट्स में डिवाइड करके तो उसको बेचते थे। तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी और इधर भी तो हमने उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया और उनको अरेस्ट करके उनसे हमने काफ़ी मोटरसाइकिल रिकवर किए। जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो फिर हमने जो FIRs हुए थे उनके कंप्लेनेंट्स को हमने हैंड ओवर कर दिए सुपरदारी करा के। तो उसमें से आसिफ से हमने कोई 12 मोटरसाइकिल रिकवर किए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह और भी कि इस तरह के गैंग्स जो है जो इधर ऑपरेट कर रहे हैं लोकल्स पे तो हमने काफ़ी वर्क कर लिया है। अभी जो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ गैंग्स है जो इधर मोटरसाइकिल चोरी में इन्वॉल्व है, इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ हम पूरा एक ऑपरेशन करके उनको अरेस्ट करके उनसे रिकवरी करवाएंगे इंशाल्लाह। सर देखने में ये आया है कि ये चंद मिनट के अंदर ही मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे। ये ऐसे क्या आलात इस्तेमाल करते थे और लॉक कैसे तोड़ते थे? इब्तदाई तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया आपको? सबसे पहले तो इनके पास कीज़ होते हैं और वो कीज़ जस्ट विद इन सेकंड्स जो है वो की यूज़ करके और उसके थ्रू मोटरसाइकिल के जो लॉक है वो ओपन हो जाते हैं और वो मोटरसाइकिल विद इन सेकंड्स अपनी जगह से वो मूव कर देते हैं। माँ की गोद हो या बाप की छाँव, इन रिश्तों की जो पहचान है वो एहसास, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से होती है। लेकिन जब यही रिश्ते मौत का सबब बन जाएं तो यहाँ पर बात सिर्फ जुर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की भी होती है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम जुर्म सज़ा में कैसे अंधोनाक वाक़े की जिसमें बाप ने ही मुबैना तौर पर अपने बेटे की जान ले ली। ये वाक़या कब, कैसे और किस तरह पेश आया, आइए इस वाक़े की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मकतूल यासिर कंबो को पुलिस की जानिब से तालका अस्पताल शहीद फाजराओं में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल, उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे मुंतकिल किया गया था। उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर रमज़ान नाराई मौजूद है, उनसे हम तफसीलात लेते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि इस डेड बॉडी को कब यहाँ अस्पताल में लाया गया था, उसके जिस्म पे कहाँ कहाँ तशद्दुद के निशानात थे और किस जख्म से उसकी मौत वाक़या हुई थी? वो जो जख्म है वो किस नौइयत का था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रमज़ान नाराई है। तालका हॉस्पिटल गोलारची में मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। कल 3 तारीख को हमारे पास जो है तकरीबन 12:40 पे तालका जो है SF राहू पुलिस स्टेशन की टीम हमारे पास एक डेड बॉडी लेकर आई थी और पुलिस के ज़राए का कहना था कि जो है ये जो है बेटे को उसके वालिद साहब के तशद्दुद की वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो जब हमने पुलिस कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को एग्ज़ामिन किया मॉर्चरी में तो उसके जिस्म के ऊपर सिर्फ जो है एक ही जो निशान था जो कि सर के पिछले हिस्से में जैसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में पैराइटल पार्ट कह लें स्कल का, वहाँ पे एक जो है ठोस चीज़ की जो है चोट के निशान मौजूद था। और जब हमने पोस्टमार्टम के उसके लिए इंटरनल पोस्टमार्टम के लिए उसके खोपड़ी को खोला तो उसमें जो है अंदर एक तो बहुत ज़्यादा खून जमा हुआ था और दूसरा जो है
जो है खोपड़ी की जो हड्डी है वो भी जो है टूटी हुई थी। तो जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में अगर देखा जाए तो ये जो है सफिशेंट होती है। इस किस्म के जो है ना अंदोनाक वाक़ये में इस तरह की जो चोटें हैं वो जो है डेथ कॉज कर लेती हैं, क्योंकि जो है मतलब उनके ब्रेन के एरिया में जो है चोट लगने की वजह से और खून के जमने के साथ और जो है लेट उसकी जो है ना हॉस्पिटल अराइवल की वजह से उसकी डेथ हो गई। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो उसकी मौत से और अस्पताल तक पहुंचने का टाइम था वो कितना था, कितना अस्पताल में पहुंचने से कितनी देर कबल उसकी मौत वाक़या हुई? देखिए जी, पुलिस ज़राए के मुताबिक और उनके जो रिलेटिव हैं उनका ये कहना था कि ये जो चोट है उनको रात को जो 2 तारीख की रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान घर पे लगी थी। उसके बाद उसको जो है उनके जो रिश्तेदारों ने विदाउट पुलिस कंसर्न उसको जो है इंडस हॉस्पिटल बदीन वहाँ पे उन्होंने मुंतकिल किया। वहाँ पर जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे का स्टे था पेशेंट का, वहाँ पे फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद इस पेशेंट को जो है न्यूरो सर्जरी इंटरवेंशन की वजह से वहाँ से टर्शरी केयर फैसिलिटी के लिए कराची बच्चे को रेफ़र किया गया, लेकिन जो है रास्ते में ही बच्चे की डेथ हो गई थी। जो हमें कराची के जिन्ना हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वहाँ पे उन्होंने 3:50 पे बच्चे की जो है डेथ की कंफर्मेशन की है। वहाँ पे हॉस्पिटल में डेथ अराइवल हुई है, मतलब कि बच्चे की रास्ते में ही डेथ हो चुकी थी जब हॉस्पिटल में पहुंचा है। तो ये तकरीबन जो है 6 से 7 घंटे का टाइम बन जाता है। 10 बजे से 4 बजे तक के दरमियान में 6-7 घंटे का टाइम था जिसके दरमियान में उनकी डेथ हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है वहाँ से कराची से डेड बॉडी थ्रू पुलिस जहाँ पे तालका हॉस्पिटल गुलारची में तकरीबन जो है दोपहर को 12:40-45 के करीब जो है हमारे पास लाई गई थी पोस्टमार्टम के हवाले से। जी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की आपने बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि जब उनके पास डेड बॉडी लाई गई तो उनके जो पूरे जिस्म पर एक ही सर के पीछे एक जो निशान था जिससे उसकी जो है मौत वाक़या हुई है। मज़ीद जो है पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। देखते हैं कि जो पुलिस इस मामले में किस हद तक जो है अब तक तफ्तीश कर चुकी है। डीएसपी गुलारची अब्दुल रहीम खास के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम उससे इस केस की तफसीलात लेते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि जो वाक़या हुआ तो पुलिस को इसकी इतला कब मिली और उसके बाद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई? अस्सलाम वालेकुम सर, ये वाक़या 2/6/2025 को जो है एक्यूज़ड है उसका वालिद ही है लड़के का जिसका नाम यासर, उसका वालिद ही एक्यूज़ड है। उसके उनके घर में ये वाक़या हुआ है चक नंबर 5 में तहसील गुलारची में। उस वाक़या ये हुआ है कि बच्चा जो है वो घर को अपनी लेट से गया हुआ था, तो उसके वालिद ने उसको जो है तंबीह करते हुए उसको तैश में आ गया और उसको एक लाठी से उसको चोट पहुँचाई। सर में जो इंजरी उसने रिसीव की और बाद में वो बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इनके वालिद और दूसरे अजीज़ इकराम ने जो है वो हॉस्पिटल उसको ले गए। हॉस्पिटल के बाद वहाँ उसका इलाज वगैरह कराया, लेकिन इधर उसका इलाज सही नहीं हुआ, लिहाजा डॉक्टर ने इनको रेफ़र किया कराची हॉस्पिटल। वो रास्ते में ही वो बच्चा एक्सपायर हो गया। फिर उन्होंने इनके अजीज़ अकारब ने जो डेड बॉडी को अपने गाँव लाया। जैसे ही हमारी पुलिस को इत्तला मिला कि बच्चे का मर्डर हुआ है, अपने वालिद ने ही उसको चोट पहुँचा के जो है मारा है, तो फ़ौरन पुलिस हमारी जो है वो SHO साहब उधर सरजमीन में पहुंचा और हम लोग डेड बॉडी उनको लेके आए इधर हॉस्पिटल में। उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, लीगल फार्मेलिटी प्रोसीजर वो किया और डेड बॉडी वारसों को हवाले कर दी। उसके बाद आज इसका पर्चा भी कट गया है, मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। उसके मामू है बच्चे का, पोती का, मोहम्मद रफ़ीक नाम है इसका, और आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें जो अक्यूज़ड है उसका वालिद फोती का यासर नाम है फोती का, और जवाबदार इसका वालिद ही है मकसूद। उसको अरेस्ट करके आगे कानून के हवाले जो है कोर्ट में इसको चालान किया जाएगा मुकदमा। अच्छा, ये बताइएगा जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें सेक्शन कौन सा लगाया गया और उस सेक्शन में कितने साल की जो है वो सज़ा हो सकती है? ये सेक्शन जो है कत्ल ख़ता में है 319 में, और आगे इसकी जो भी लीगल प्रोसीजर होगा, जो भी इसके ऊपर कानून के हिसाब से जो भी सज़ा है कानून में वो उसको मिलेगी। बाप के हाथों बेटे का कत्ल सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि इंसानी अलमिया भी है कि कब तक
अना, अदम बर्दाश्त और गुस्से के बायस इंसानी रिश्ते मौत का सबब बनते रहेंगे। अब शायद ज़रूरत है कि इंसानी रवैयों में तब्दीली लाई जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम में मदद मिल सके। मैं हूँ हब से मोहम्मद इब्राहिम कम्बो। यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि हब में एक अपनी नौयत का जो है अहम वाक़या सामने आया है, जिसमें गुलाम हुसैन नामी जो शख्स हैं उन्होंने 3 डाकू जो है वो हलाक किए हैं। ये वाक़या कुछ इस तरीके से पेश आया है कि गुज़श्ता जो माह है 30 तारीख जो है वो काफ़ी भारी साबित हुई उन डाकुओं के लिए जो कि गुलाम हुसैन मक्सी से कुछ नकदी रकम जो है वो छीन रहे थे। इसके साथ साथ जो है वो गुलाम हुसैन मक्सी ने जो है वो उन चोरों का जो है मुकाबला किया और जवाबी फायरिंग में 3 डाकू हलाक हो गए, जबकि उसके साथ ही साथ जो है वो कुछ मुलजिमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। इसी हवाले से हम बात करते हैं गुलाम हुसैन मक्सी से भी, उनकी आबिदी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जबकि पुलिस से भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि पुलिस का तहकीकाती दायरा कहाँ तक पहुँचा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ गुलाम हुसैन मक्सी के साथ, जो कि 30 तारीख को एक वाक़या पेश आता है जिसमें कुछ अफराद जो है डकैत जो है वो उनसे कैश जो है वो लूटने की कोशिश करते हैं। 3 मोटरसाइकिलों पे 6 अफराद जो है वो उस वक्त घात लगाए हुए होते हैं जब वो कैश लेके जाम कॉलोनी पहुँचते हैं, जहाँ पर वो मुसल्लह अफराद जो है वो उन पर हमला करते हैं और हमला करने के बाद जो है उनसे कैश छीनने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। 30 तारीख को 12:30 बजे बैंक में मैं गया, पैसे थे 9,85,000 रुपया। मेरा बेटा छोटा 15 से 16 साल उम्र का है। मैंने वहाँ से पैसे निकाले हैं, घर की तरफ रवाना हो गया हूँ। रास्ते में जाम कॉलोनी में मुड़ने की तरफ घर के तकरीबन 500,000 मीटर के हिसाब से पहले अचानक मेरे ऊपर 2 मोटरसाइकिलें आई हैं। कुछ पीछे खड़े हैं तो अल्लाह जानता है, जो बंदा गया है उनके साथ गया है। 2-4 बंदे तो हमारे ऊपर हावी हो गए। आते हुए उन लोगों ने फायरिंग कर दी, एक आगे खड़ा हो गया, 3 मेरे ऊपर चढ़ गए। 2 आते हुए जिसने फायरिंग की, 2 टांग में मुझे गोली लगी है। मेरा बेटा कुदरती अल्लाह ने बचाया, हम लोग गिरे हैं। मेरा बेटा वहां से निकल भाग गया, छोटा बेटा था। उसमें को एक फेर 2 हमने किए हैं, एक को लगा है वाला अल्लाह जानता है, जो वीडियो में भी आया हुआ है। बाकियों ने जो 3 ने 4 ने जो फायरिंग की है वो 1-2 को भी उन लोगों ने मारा है। फिर पड़ोस में भी फायरिंग हुई है, पड़ोसी भी निकले हैं, उन लोगों ने भी फायरिंग किए हुए। अल्लाह ने बचाया। मैंने कोई दीवार वगैरह छोटी सी थी, वो गोली लगी हुई थी, मैंने जंप मारा है वहां पे। अल्लाह ने मुझे रहम किया, एक बंदा उनमें से भाग गया। 3 जो है वहां पे उन लोगों ने आपस में जल्दबाजी में आपस पे भी गोलियां मारी हैं 1-2 को। उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर गए, पैसे मेरे बच गए, मोबाइल वगैरह अल्लाह ने बचा लिया। मेरे बेटे को, मेरे को, मैं इज्जतदार शहरी हूँ, मुझे पूरा सिंध बलोचिस्तान के पूरे लोग जानते हैं कि निजी फैक्ट्रियों में मेरे छोटे छोटे ठीके हैं। अभी से नहीं, 2011 से 10 से मैं ये ठीके चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी भी कोई वाकया नहीं हुआ है। और ये तो अचानक मेरे ऊपर हमला हुआ है जिसमें 3 बंदे मर चुके हैं, एक भागा हुआ है। जो बंदा भाग गया वो भी फायरिंग करता करता असला 4 के साथ था, वो भी बंदा भाग गया है। आगे इनका सहूलतकार थे जो इनको मोटरसाइकिल पे उठा के भाग के लेके गए। बाकी 3 तो यहाँ पे पुलिस ने, जब मैं आया अस्पताल पर, पुलिस ने बताया कि 3 तो मर चुके हैं। अल्लाह इनको दर्द करे, वो तो मर गए। अभी मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ अपनी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। ये लोग अभी तक मुझे धमकियाँ दे रहे हैं फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कि गुलाम हुसैन कातिल है। गुलाम हुसैन का आज तक कोई शिकायत नहीं है। कोई वर्कर बोले 4 फैक्ट्री में मेरा काम है, कोई वर्कर बोले कि गुलाम हुसैन ने किसी से नाजायजी की, किसी का हक खाया, किसी के साथ मुंहमारी की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी मसला नहीं है। ये मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि मैं एक इज्जतदार शहरी बंदा हूँ। ये जो हमले हो रहे हैं, ना कोई देखने वाला है ना कोई पूछने वाला है, ये तो कुदरत की तरफ से मुझे अल्लाह के फरिश्तों ने बचाया है। ये लोग तो 3 फेर किए, 2 मेरे पाँव पे लगे, एक पीछे। तो ये बताइएगा कि गुलाम साहब कितना आप अमाउंट लेकर जा रहे थे? और मेरे पास 9,85,000 बैंक से जो मैंने लिए हैं, बाकी पैसे मेरे जेब में भी थे 1,40,000 रुपया।
बाकी 9,85,000 जो मैंने बैंक से लिया है वो चेक भी उधर दिया हुआ है। गाड़ी भेजी थी मैंने, किसी ने पैसे मुझे दिए थे, अभी तक वो मैनेजर भी है, वो कैमरे भी वहां पे लगे हुए हैं। जो पैसे मैंने लिए 5-5 हजार के नोट है, वहां से लिए निकला हूँ। अल्लाह जानता है ये बंदे कहाँ से मेरे पीछे लगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी थाना हब में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिटी थाना के एसएचओ। हम उनसे बात करते हैं कि 30 मई को जो है वो एक वाकया पेश आता है जिसमें एक शहरी जो है वो 3 डकैतों को हलाक करता है फायरिंग करके, क्योंकि उस शहरी से जो है वो कैश जो है वो लेके जा रहा होता है और उससे वो जो है वो लूटमारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो है वो जवाबी फायरिंग करता है शहरी, और शहरी जब फायर करता है तो उसके बाद वो 3 डकैत जो हलाक हो जाते हैं। इस हवाले से हमारे साथ एसएचओ हब सिटी थाना मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से इनके पास क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा सर कि उस हवाले से क्या तफसीलात आपके पास मौजूद है। जी मेहरबानी अपनों का। मुर्खा 30/5/2025 को मैं गश्त पे था। दौरान गश्त इतना मिली के जाम कॉलोनी के अंदर कोई फायरिंग हो रहा है, तो इस इतला पर मैं फौरन पहुंचा। उसमें 3 बंदे जमीन पे पड़े हुए थे। एक बंदा शकील जख्मी हालत में था जिसका शनाख्त गुलाम हुसैन मक्सी के नाम से हुआ, जिसको हमने फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया। मौके से 3 बॉडीज मिले। एक से तलाशी लेने पर उसका NIC निकला जिसका नाम फयाज अली से हुई। मजीद इनसे 3 पिस्टलें बरामद हुए मौके से और 2 मोटरसाइकिलें। इनको डेड बॉडीज को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में तफ्तीश से गुलाम हुसैन ने बताया कि वो यूनियन बैंक से 9,85,000 निकाल कर अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही घर के नज़दीक पहुंचा तो पीछे से 3 मोटरसाइकिलों पे 6 मुसल्लह अशखास आए और आते ही से उनमें से 4 बंदों ने इसको हिट किया। पहले फायर किया, इसको गिराया, फिर काबू करने की कोशिश की। गुत्तम गुत्ता में मुलजमान ने एक दूसरे पर फायरिंग भी किया और गुलाम हुसैन के पास भी हैसियत याफ्ता पिस्टल था, उसने भी अपनी दिफा के लिए हवाई फायरिंग की। इस दौरान माल भी जमा हो गए तो मुलजमान ने एक दूसरे के ऊपर भी फायरिंग की। तो इसका तफ्तीश अभी जारी है। वक्ती तौर मुलजमान की शनाख्त नहीं हो सका, फिर हमने सदखाना कराची भिजवा दिया। बाद में उसके वसा आ गए। 2 का शनाख्त हो गया, फयाज अली और ज़मीर, जो बुज़दार कौम से सिंध लाड़कान से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरे दिन शनाख्त हो गया जो इरफान मुगरी से, जो जकाबाद का रहायशी है। इरफान बुलेदी इससे पहले कराची में भी काफ़ी दफ़ा पकड़ा गया है और हमारे हब में जो मुख्तलिफ तारीखों में लोग बैंकों से पैसे निकाल कर निकलते थे, ये ग्रुप मतलब काफ़ी एक्टिव था। तो इनका रेकी करके मुख्तलिफ गलियों में फिर उनको हैंड्सअप करके उनको फायरिंग करके उनसे रकम छीनते थे। उस वाक़या में हमारे इरफान बुलेदी पहले से इश्तियारी भी है, जो एक कंपनी का रकम लेकर कंपनी जा रहे थे। उसके मैनेजर से इन्होंने पैसा लूटा, उससे 3 बंदे पहले पकड़े गए, ये उसमें मफरू था और ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव था। तो इस पर हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और इनका CRO मतलब सिंध, कराची और बलसाल से भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि क्योंकि अपने नाम मुख्तलिफ हर इलाके में अपना इनका कोड वर्ड होता है, नाम अलग बताते हैं। जी आपने गुलाम हुसैन मक्सी जो कि इस वाक़े में जख्मी भी हुए और उन्होंने फायरिंग करके 3 डाकुओं को हलाक भी किया है, उसका मौका भी सुना आपने, और जबकि पुलिस की जानिब से भी मौका सामने आया है कि उन्होंने डाकुओं की जो है वो शनाख्त भी कर ली है। जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान के नवाही इलाके रुकनपुर की बस्ती पीर बख्श चाचड़ में एक दिलदोज़ वाक़या पेश आया जिसमें 32 साला अब्दुल रहमान नामी शख्स ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली है और गंदम में मिलाने वाली जहरीली अद्वियात को जो है खुद समेत अपने 3 बच्चों को दे दिया, जिसमें से बच्चों की उम्रें 9 से जो है वो 7 साल बताई जाती हैं, जिसमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी शामिल थी, जिसमें दोनों बेटे जो है वो गूंगे भी थे, माजूर थे, जबकि बेटी थी। बताया जाता है कि अहले इलाका के मुताबिक बच्ची ने ईदी और कपड़े का जो है वो मुतालबा किया था अपने वालिद से, मगर गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से वो बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर सका और दिल बर्दाश्ता होकर
अपने ख़ानदान को ख़त्म कर लिया। शेख ज़ैद अस्पताल में उन्हें लाया गया, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि वालिद और उसके दोनों बेटे यानी कि 3 अफराद जो है कि ख़ानदान के जो हैं वो जाँबाक हो चुके हैं, जबकि बच्चों की वालदा पहले ही 3 साल कबल जो है वो इंतकाल कर गई थी। SHO मुतलका का ये बताना है कि ये जो 32 साला नौजवान अब्दुल रहमान कराची में रोज़गार करता था, इसको पैसे नहीं मिले कराची में जाने के लिए, तो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। गुर्बत और भूख अफलास से जो है वो तंग आकर इसने खुदकुशी कर ली। ये दिल बर्दाश्ता हो गया था, जो बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर सका, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। अच्छा, ये कर्जा है मेरा अब्दुल रहमान जो है, ये बेरोज़गारी की वजह से इसने भी, ये बच्चे जो गूंगे थे 2 स्कूल में पढ़ते ऐसा, वो ईद के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए इतराज़ कर रहे, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, बेटी ने मांगा था कपड़े। अच्छा, तो इसलिए वो उसने शायद खुदकुशी कर ली। रोज़गार मिल नहीं रहा था, काम मिल नहीं रहा था, 1 महीने 2 महीने से बेरोज़गार था। हमारे पास डेली बेसिस पे 1 या 2 पेशेंट वीट पिल्स के साथ आते हैं। एक और भी पेशेंट आया, वो भी नियर टू डेथ था। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, अगर ये वीट पिल्स हैं ये लोग खाते हैं, इनको क्यों प्रोवाइड की जाती है? इनको जो भी ज़रूरत के तहत जो वीट पिल्स हैं दी जाती हैं, जहाँ तो उनको कोई गवर्नमेंट लेटर इशू करे कि फिर वो जो शॉपकीपर है वो दे। जहाँ कोई ऐसी चीज़ ऐसी जगह से मिलनी चाहिए कि सिवाय ज़रूरत के गंदू में के रखने के अलावा किसी बंदे को ना दे। इसका मतलब है ये वाफर मकदार में हर जगह पे मिल रही है। 1 या 2 पेशेंट जो है ना डेली के हमारे पास इस तरह से आते हैं, और अभी तक कोई उनमें से पेशेंट जो है ना वो अभी तक बचा नहीं है। इनमें से 2 बच्चे जो है इनके एक्सपायर हैं, और 1 बच्चा जो है ना उसका ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन कुछ बेहतर है। आज से चंद हफ्ते कबल जब इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन शुरू हुई और उसके बाद जंग हुई, तो वो जंग न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर लड़ी गई, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान से बाहर जो आबाद इंडियंस और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान भी जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई। सबसे ज़्यादा उसका जो इफेक्ट है वो बरतानिया में देखा गया, और जहाँ पर देखा गया कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जो मुकामी इंडियन कम्युनिटी है उसने एक बड़ा उन्होंने मुजाहरा किया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसने 3 बड़े मुजाहरे कर दिए, जो एक पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने था पाकिस्तान हाई कमीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 2 मुजाहरे उन्होंने इंडियन हाई कमीशन के सामने किए। लेकिन हुआ ये कि उन प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तारियाँ भी हुई और एक शख्स को चार्ज कर दिया गया है, एक शख्स वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, और एक शख्स को छोड़ दिया गया है। हुआ ये कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग का माहौल सामने आया, तो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने रात के वक्त एक शख्स जिसका नाम अंकित लव है वो आया, और उसने आकर पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला कर दिया। हम सबसे पहले आपको उस हमले की तफसीलात बताएंगे, और उसके बाद जो अंकित लव है उसकी एक बहुत ही दिलचस्प ज़िंदगी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अंकित लव को चार्ज क्यों किया गया, अंकित लव पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पहुंचे, और वो इंटरेस्टिंगली अपने साथ एक जो पत्थरों का एक पूरा थैला लेकर आए हुए थे। पुलिस ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जो पत्थर वो लाए हुए थे वो मकामी उस एरिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के इर्द गिर्द का जो एरिया, वहाँ पर पत्थर उस किस्म के पाए नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि वो लंदन की एक जो आउटर एरिया से आए और वहाँ से बाकायदा एक प्लानिंग के तहत पत्थर लेकर आए, बड़े बड़े पत्थर, ताकि पाकिस्तान हाई कमीशन को जितना भी डैमेज वो पहुँचा सके। और नफ़रत का ये आलम था कि उनको पता था कि वो CCTV कैमराज में उनको देखा जाएगा, पुलिस भी आ जाएगी, डिप्लोमेटिक पुलिस आएगी और इनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अंकित लव वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आकर पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला कर दिया। 3 फ्लोर से पाकिस्तान हाई कमीशन की, जिसको उन्होंने डैमेज किया। जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं उनके कमरों को उन्होंने पत्थर मारे, उनको तोड़ा। और जब पुलिस को कॉल की गई, इमरजेंसी जब कॉल की गई पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अमले की तरफ से, जो तकरीबन अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, वहाँ पर डिप्लोमेटिक पुलिस पहुँची, और पुलिस के पहुँचने के बाद भी जो अंकित लव है वो वहाँ से नहीं हिले और उन्होंने फिर वहाँ से गिरफ्तारी दी। अब अंकित लव को उनको चार्ज कर दिया गया, और उनके ऊपर चार्ज ये है कि उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग को जानबूझकर क्रिमिनल डैमेज किया है। इस पर उनको चार्ज किया गया। उनको चंद दिन कबल जहाँ वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर भी उनको पेश किया गया, जहाँ पर उनको बाकायदा चार्जेस पढ़कर सुनाए गए और उनकी बेल कंडीशंस उनको रीड आउट की गई। उनके ऊपर अब पाबंदी है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के नज़दीक नहीं जा सकते, और उनके ऊपर जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उन्होंने उनको इस चार्ज कर दिया। लेकिन जो अंकित लव हैं, कौन अंकित लव ने, जो इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ है, 2016 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। उन्होंने एक दावा भी किया
कि वो जो महाराजा कश्मीर हैं, जो डोगरा फैमिली है, जो डोगरा डायनास्टी है, कि वो एक्चुअली उसके वारिस से उन्होंने अपने नाम के साथ यहाँ पर हिज हाइनेस और एम्परर लिखना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने एक गाना भी रिलीज़ किया और वो गाना बुरी तरह 2016 में उन्होंने एक इंग्लिश में गाना रिलीज़ किया जो नाकाम हुआ। ये उनका इनिशियल वेंचर था। उसके बाद उन्होंने जब जो आज से तकरीबन 8 साल कबल जहाँ पर मेयर इलेक्शन हो रहे थे जिसमें सादिक खान और जो जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई जैक गोल्डस्मिथ जो मद्दे मुकाबल थे, उन्होंने अपनी एक वन लव पार्टी के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई और उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो सादिक खान को भी हराएंगे और जैक गोल्डस्मिथ को भी हराएंगे और सिर्फ चंद वोट उन्होंने लिए, उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई थी। उसके बाद अंकित लव ने फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उनके ऊपर वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर 30,000 का उन्होंने कर्जा डिक्लेयर किया और जो उन्होंने अपनी बैंकरप्ट से भी डिक्लेयर कर दी। फिर उन्होंने एक जो प्रोडक्शन हाउस खोला वो भी नाकाम हुआ और उन्होंने जो फिर यहाँ एक मूवमेंट शुरू की कि उनको कश्मीर के जो महाराजा उसको टाइटल बरतानवी हुकूमत दे और जो उन्होंने इस तरह के मुख्तलिफ मुतालबात सामने रखे। फिर उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से उन्होंने दावे किए, उन्होंने लंबी चौड़ी इस हवाले से कैंपेन भी की, लेकिन वो कहीं पर नहीं पहुँचे और फिर वो हथे चढ़ गए जो भारतीय जनता पार्टी हैं उनके सपोर्टर्स के हाथ और फिर उन्होंने वो पूरी नफ़रत लेकर जो बीजेपी के मुख्तलिफ बाज़ सपोर्टर्स के अंदर मौजूद है वो लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन पहुँचे और यूँ उन्होंने अब वहाँ पर आकर अपने आप को गिरफ़्तार भी करवा दिया। पाकिस्तान हाई कमीशन पर पत्थर मारने में तो ज़रूर कामयाब हो गए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग भी बंद हो चुकी है, लेकिन अंकित लव का जो अपना जो मुस्तकबिल है वो अब चार्ज होने के बाद वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नज़र आ रहा है, इसलिए कि पुलिस ने उनको जो चार्ज किया है उसमें एविडेंस बहुत क्लियर है कि उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग को क्रिमिनल डैमेज दिया है और जो यहाँ की जो प्रोसिक्यूशन है वो डिटरमिन्ड नज़र आती है कि वो अंकित लव को सज़ा दिलवाएगी।